नमस्कार। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि हम जानते हैं कि अब आपको इंतजार है कि आखिर एबीपी न्यूज का फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है। मगर जैसे क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है, बिहार का यह मैच आखिरी ओवर तक इसलिए जाएगा क्योंकि अगर आपने बाकी एग्जिट पोल्स पर निगाह डाली हैं तो एक जगह तो एनडीए बाकायदा स्वीप कर रहा है। एबीपी न्यूज के अपने एग्जिट पोल में जो फर्स्ट कट था उसमें महागठबंधन को 130 सीटें मिली थी और एनडीए को 108, यानी कि नीतीश सरकार बना रहे हैं फर्स्ट कट के मुताबिक। फाइनल कट क्या कहता है, सीधे रुख करना चाहेंगे हम नेहा का, जो सिलसिलेवार तरीके से तमाम चरणों का ब्यौरा आपके सामने पेश करेंगी। नेहा। बिल्कुल अभिसार दर्शक हमारे एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं बिहार का फाइनल एग्जिट पोल। 8 बज गए हैं और फाइनल कट बिहार में किसकी बनेगी सरकार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए फेजेस पर नजर डालते हैं। पहले चरण के चुनाव में कौन बाजी मार रहा है। बीजेपी गठबंधन 22 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है, जेडीयू गठबंधन 25, अन्य के खाते में 2। यहां पर महागठबंधन आगे है। ये पहले चरण का एग्जिट पोल और आपको बता दें ये फाइनल तस्वीर है। अब आते हैं दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर, दोनों बराबर की सीटों पर। बीजेपी गठबंधन 16 सीट, महागठबंधन 16 सीट, अन्य का खाता यहां नहीं खुल रहा। दूसरे चरण का फाइनल एग्जिट पोल अंतिम तस्वीर। अब आते हैं तीसरे चरण पर। यहां भारी नुकसान हो रहा है, एनडीए को 13 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन, जेडीयू गठबंधन के खाते में 37 सीटें जा रही हैं। ये तीसरे चरण की अंतिम तस्वीर आपके सामने। अब आते हैं बिहार चुनाव के चौथे चरण पर, जहां बीजेपी गठबंधन को फायदा हो रहा है। 33 सीटें एबीपी न्यूज नीलसन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं जेडीयू गठबंधन के पास 20 सीट, अन्य के खाते में 2। और अब पांचवा और अहम अंतिम चरण। यहां हमारी जो फाइनल तस्वीर है ये कह रही है कि बीजेपी गठबंधन 24 सीटें खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन के खाते में 32 सीट, यानी यहां पर महागठबंधन बीजेपी पर भारी। और अब आइए वोट शेयर पर एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। महागठबंधन और एनडीए का वोट शेयर क्या है, ये अंतिम तस्वीर, फाइनल पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी गठबंधन 42% वोट प्रतिशत और महागठबंधन 44% वोट प्रतिशत, अन्य का वोट प्रतिशत बिहार चुनाव में 14%। एग्जिट पोल के चरणबद्ध आंकड़े आपने देखे और अब फाइनल तस्वीर। जी हां, बिहार में किसकी बन रही है सरकार, फाइनल कट आपके सामने। और अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कट और फाइनल कट में कोई फर्क नहीं है। अंतिम तस्वीर यही कह रही है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार 130 सीट के साथ जेडीयू गठबंधन बिहार में जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज का फाइनल एग्जिट पोल, अंतिम तस्वीर। एग्जिट पोल के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फर्स्ट कट से फाइनल कट तक एनडीए को 108 सीट, एनडीए पिछड़ रहा है बिहार चुनाव में और महागठबंधन की जीत साफ दिखाई दे रही है। फाइनल तस्वीर एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन 130 सीट के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 उसे पार करता हुआ। तो अभिसार फाइनल कट के मुताबिक भी बिहार में महागठबंधन यानी नीतीश कुमार की एक बार फिर सरकार। बिल्कुल, नीतीश कुमार की फिर सरकार बन रही है। इस फाइनल कट में यह बात स्पष्ट हो जाती है। मगर जो चर्चा लगातार एबीपी न्यूज के इस एग्जिट पोल में हो रही है वो है पहले, दूसरे और तीसरे चरण को लेकर जो आंकड़े आए हैं। कुछ लोगों को इस बात को लेकर हैरानी हो रही कि आखिर 37 सीटें कैसे मिल सकती हैं तीसरे चरण में महागठबंधन को। मगर वही बात यह भी कही जा सकती है कि पहले और दूसरे चरण में बराबरी का मुकाबला कैसे हो सकता है बीजेपी और महागठबंधन में। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। बड़ा सवाल यह कि अगर सवाल यह भी है यहां पर राजकिशोर कि 37 सीटें कैसे मिल रही हैं महागठबंधन को तीसरे चरण में, तो पहले 2 चरणों में तो हम मान रहे थे कि बीजेपी का सूपड़ा साफ है। कम से कम चर्चा इसी बात की हो रही थी। निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पहले चरण में नहीं माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 15 या 20 तो कम से कम क्रॉस करती हुई नहीं दिखाई पड़ रही थी और दूसरे चरण में भी वो बहुत मुकाबले की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही थी। तीसरा चरण उसके नाम कहा जा रहा था, तो सबसे ज्यादा उसके लिए जिसको बोलते हैं वाटरलू वही साबित हुआ है पूरी तरीके से। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन करें तो तीसरे चरण में इतनी लंबी बढ़त दे दी है महागठबंधन को कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भरपाई करना असंभव हो गया। बड़ा सवाल यहां पर यह कि आखिर ये साइलेंट वोटर के बारे में क्या कहता है ये जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत साफ लग रही हैं कि वोट ट्रांसफ़र एक खास किस्म का हुआ है दोनों के पक्ष में जहाँ तहाँ, और इलाके में अगर वेरिएशन आ रहा है तो पॉसिबली
उन इलाकों में वोट का ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन अति पिछड़ा वोट जिस तरह से बिखरा है पूरे बिहार में, और उसका पोलराइजेशन नहीं, उसके बहुत थोड़े हिस्से का पोलराइजेशन है, उसका वोट मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत साफ किसी इस पक्ष या उस पक्ष में नहीं गया है। तो हम जो ये देख रहे हैं आंकड़े का वेरिएशन, पॉसिबली उस चलते हो रहा है। चलिए हम आपको बता दें कि हमारे साथ दो सियासी मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नलिन कोहली साहब हैं और कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले नलिन, आपसे जानना चाहूंगा, एबीपी न्यूज का फाइनल कट कहता है 130। शुरुआती प्रतिक्रिया नलिन आपकी। आपका अधिकार है और स्वतंत्रता है, इसमें हम कैसे इसको डाउट कर सकते हैं। कई एग्जिट पोल्स आज हमें बहुत आगे लीड में दिखा रहे हैं, 155 से 120 के बीच में। आपका सबसे लोएस्ट दिखा रहा है, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो चुनाव के रिजल्ट्स 8 तारीख को निकल ही आएंगे। जहां तक मतलब ये क्रिटिकल कमेंट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। मैं देख रहा था कि एबीपी का अपने 2014 के लोकसभा और उससे पहले 2010 के विधानसभा बिहार पे आपका एग्जिट पोल कहां था, और दोनों जो है असलियत से बहुत दूर थे। क्योंकि 2014 में आपका प्रेडिक्शन था बीजेपी को 20 सीट मिलेंगे, हमें 31 मिले थे, आरजेडी को 15, उनको 7। ऐसे ही मैंने जब देखा कि 2010 में क्या स्थिति थी, तो 2010 में आपने जेडीयू बीजेपी को 148 दिए थे और हमारे 206 आए थे। वैसे ही आपने उस टाइम आरजेडी को 68 दिए थे, उनके 25 आए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि चुनाव खत्म हो गया। इस चुनाव में जीत वोटर की इसलिए क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाएं काफी संख्या में वोट करी हैं, तो मुझे लगता है ये सेलिब्रेट करना चाहिए। रिजल्ट 8 को आ जाएगा, छोटा सैंपल होता है, वेरिएशन हो सकता है, एरर हो सकता है। बिल्कुल एक एग्जिट पोल जरूर सही होगा। कौन सा सही होगा वो सिर्फ 8 को पता होगा। बिल्कुल। नलिन, एक बात आप मानेंगे, मेरे ख्याल से एक पोल है जो आपको डिसाइसिव जीत बता रहा है, टुडेस चाणक्य का पोल, जो आपको लैंड स्लाइड एक तरह से बता रहा है। मगर अगर हम बाकी सब पर निगाह डालें तो कहीं ना कहीं एनडीए पीछे नजर आ रही है। तो ये तस्वीर तो एक तरह से दिखाई दे रही है। नहीं, आपसे सहमत नहीं हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ऐसा इंडिया टुडे सिसेरो 120 दे रहा है हमें, 117 दे रहा है महागठबंधन को, और न्यूज एक्स 126 दे रहा है महागठबंधन को 110। आप 108 दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं टुडे चाणक्य की भी बात करूं तो लोकसभा में बिल्कुल सही थे, एक विधानसभा में बिल्कुल गलत हुए। ठीक है। तो इसीलिए मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि एक की बात माननी चाहिए दूसरी, मैंने कहा एक कोई सही निकलेगा। अखिलेश जी, ब्रॉडली अखिलेश जी, असमंजस पैदा हुआ है, असमंजस पैदा हुआ है या अपनी जीत को लेकर विश्वास जो था वो कम हुआ है इस असमंजस के चलते एग्जिट पोल्स के? नहीं, देखिए एग्जिट पोल्स आप अतीत में देख लें, कभी भी एकदम हमें 100% एक्यूरेट या 50% भी ही रहे हैं। तो मिक्स रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना या उसको मान बैठना फाइनल एट, ये हमारे मत से उचित नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो सारे एग्जिट पोल आए हैं उसमें 2/3 बहुमत से महागठबंधन को सारे एग्जिट पोलों का अगर एक सर्वे रिपोर्ट बनाया जाए तो उसमें 2/3 से महागठबंधन जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन 2/3 कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है अखिलेश जी, 2/3 कहीं नहीं मिल रहे हैं महागठबंधन को। सिर्फ लालू जी 190 कह रहे हैं। 6 में 4 तो हमने देखे हैं अभी तक, 6 में नहीं, 6 में 4 तो हमने अभी कुछ देर पहले तक एवरेज जो है, एवरेज है 119 और 117, 119 महागठबंधन और 117 जो है एनडीए। देखिए आपका और इसका आज तक न्यूज एक्स का और न्यूज नेशन का, इसलिए एक और मैं बोल रहा हूं, 4 तो हमको अभी चैनलों पे मैं जाके आ रहा हूं, मैं मेरे पास उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपके पास लेटेस्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि आप देखिए बीजेपी दूसरे राउंड के बाद से जिस तरह से हतोत्साहित हो करके अपना डिस्कशन का कैंपेन शुरू किया था, उससे उसको भी आभास हुआ होगा कि हतोत्साहित नलिन लूज कर रहे हैं बैटल को। क्या हतोत्साहित है बीजेपी? क्योंकि एक तरफ अमित शाह कहते हैं मैं 8 तारीख को बात करूंगा, लालू 190 सीटों में जीत का दावा करती हैं, तो क्या बॉडी लैंग्वेज एक तरफ से थोड़ा सा बीजेपी की कम है इस वक्त नलिन? तो मैं इतना ही कहूंगा अभिसार जी
कि अगर बॉडी लैंग्वेज से जाए तो तीन वो बॉडीज second round थी के बाद- महागठबंधन में, नीतीश जी, लालू जी और राहुल गांधी जी, तीनों एक मंच पे क्यों नहीं एक साथ दिखे? तो बॉडी लैंग्वेज पे बात करनी तो ये बड़ी एक अच्छी चर्चा हो सकती है इस पर। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू जिसे- करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए आप नलिन जी जिसे माननीय कि मोदी ये जी ने- जो जिसे सर्वे माननीय में मोदी हमारे जी ने यहाँ three एबीपी idiot में बोला था। दिखाया गया कि तीसरे चरण में आपको बहुत कम सीटें मिली हैं, लेकिन पांचवें चरण में अपेक्षाकृत आपको ज्यादा मिली। क्या आपको लगता है कि ये क्रम कुछ ठीक है? और अगर यही पांचवें चरण में उल्टा पलटी हो जाती तीसरे और पांचवें का, तब आपको कैसा लगता? या आपको एक सवाल तो ये था, दूसरा ये था कि चाणक्य के सर्वे पर आपको ज्यादा यकीन है, उससे ज्यादा भी सीटें मिल सकती हैं आपको? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, हर पार्टी का अधिकार है मानना कि वो उन्होंने अच्छा किया, और हम लोग मानते हैं हमारे एक अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें हम लोग इसको लगातार कह रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा कि किसी एक सर्वे को हम ये मापदंड नहीं देते, कोई एक सर्वे सही होगा, और अलग अलग समय में अलग अलग सर्वे सही हुए जी। फिर आपने जो अलग अलग चरणों की बात की, उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरली जो मैं डिबेट्स में सुन रहा हूं, जो विशेषज्ञ हैं, जो बिहार की राजनीति को ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं, उनका जनरली मानना है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेजेस भाजपा के लिए ज्यादा नॉर्मली देखे जाते हैं, अच्छे परफॉर्मिंग है। फर्स्ट और फिफ्थ फेज पे उनके कमेंट्स रहते हैं कि भाजपा जो है यहां पर थोड़ी पिछड़ी हुई दिखती है। चलिए, तो अब हमारे ये साथ सारा एनालिसिस 8 को ही हो पाएगा, हो हाँ। सकता है पांचों के पांचों फेजेस में एक अलग प्रकार का इलेक्शन आ जाए। हम अपने बिल्कुल। पक्ष में मानने को इसको देखते हैं। राजीव रंजन मेरे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, ये बताइए, जब तक टुडेज चाणक्य का पोल नहीं आया था तो क्लियर कट आपको एडवांटेज था अगर हम समरी पर निगाह डालें, मगर अब जो आ रही है समरी बिल्कुल नेक टू नेक है। 119 महागठबंधन और 117 एनडीए। क्या जहन में डर है, डाउट है, शक है कि जो आपका आत्मविश्वास है वो धरा का धरा रह जाएगा 8 तारीख को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं कोई डर या भय, कहीं कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि हमने भी इंटरनल सर्वे कराए हैं। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का हमारा एक बड़ा एक ढांचा है, और तीनों दलों के कार्यकर्ताओं से जो मिले फीडबैक के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। जी। जो भी, चाहे वो चाणक्य के नतीजे हों या बाकी जो भी सर्वेज हुए हों, हम ये मानते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर आप भी मानते हैं, सैंपल साइज आप भी मानते हैं, और निश्चित तौर पर ये जो तकनीकी जो त्रुटियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, उससे ज्यादा विश्वसनीय जो जानकारियों का स्रोत हमारा है वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि आपको पूरा विश्वास है। एक वाक्य सवालों का मैं सवालों का सिलसिला और शुरू करता हूं। बिहार ठीक की है, जनता ने एक वाक्य सिर्फ, ठीक है, बोलिए नलिन। उससे नलिन ज्यादा बोलिए, नहीं। फिर मैं सवाल एक वाक्य इतना ही कि तीन नेता एक मंच पे नहीं आए, लेकिन तीनों पार्टी के कार्यकर्ता जरूर एक भाषा बोल रहे हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। शेष नारायण सिंह। राजीव रंजन जी, आपका जो इतना बड़ा टेम्पो बिल्डअप किया था पिछले 2-2.5 महीने से, और हम लोग भी कई बार कैरिड अवे हो गए थे, तो वो आपके कार्यकर्ताओं के सर्वे के आधार पे वो लालू जी 190 का क्लेम कर रहे हैं कि रियलिटी के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत वाबस्ता है आप? चलो, देखिए, लालू प्रसाद जी बिहार को काफ़ी करीब से जानते हैं, बिहार की नब्ज पर उनकी पकड़ है, और नीतीश कुमार जी, लालू जी बिहार के 25 वर्षों में जो जमीनी जो सच्चाई है बिहार की, उससे सबसे ज़्यादा वाकिफ दो नेताओं में यही दोनों नेता हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने महसूस किया है वही कैमरे के सामने में उन्होंने कहा है, और हम आश्वस्त हैं 190 से कम सीटें हमारी नहीं होंगी। चलिए अगला सवाल विवेक अग्निहोत्री पूछ रहे हैं। विनोद। हाँ अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आए, हम एबीपी एग्जिट पोल की ही बात करते हैं क्योंकि हम उस मंच पे बात कर रहे हैं जी। इसमें कांग्रेस एज ए इंडिविजुअल कहाँ खड़ी दिखती है? अगर 130 सीटें मान लीजिए महागठबंधन को मिल रही हैं, तो कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, क्या आपका अनुमान है? आपको क्या लगता है, आप 5 सीटें पिछली बार 4 थी, इस बार 10 क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? मिनिमम 15 से 22 सीट के बीच में हम लोग का अपना आंकलन है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मिनिमम 15 से 22-25 सीट जीतेंगे, हम लोग का अपना अनुमान है। और ये करीब करीब आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो आपको इसकी सत्यता का भी आभास हो जाएगा कितनी सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए अगला सवाल।
अब सर देखिए, ऐसा है कि जो एग्जिट पोल हैं भारत में बहुत सालों से हो चुके हैं। मेरे ख्याल से जितने जो राजनेता हैं उनको ये समझ लेना चाहिए एग्जिट पोल होते क्या हैं, और जब बात करनी चाहिए खासतौर पर, अब तो चुनाव हो गए हैं, यानी अब कांग्रेस को सुन लीजिए, आरजेडी को सुन लीजिए, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि अभी कई राउंड अभी चुनाव होने बाकी हैं। मेरे ख्याल से उनको वो उस मोड से बाहर निकल कर आप जरा सच्चाई पर, धरातल पर पाँव रखें। और ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं कि साहब हमारे नेता हर बार सही बोलते हैं, इनके नेता ने कभी नहीं कहा कि इनकी वो गति होगी जो आज इनकी है, चाहे वो विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें। मेरे ख्याल से नेताओं को इस मोड से अब आगे निकलना चाहिए, अब वक्त आ गया है। बिल्कुल। सवालों का सिलसिला, अशोक। मैं वही रंजन जी से बात करना चाहता हूं कि अभी जो दिबांग ने कहा कि यदि लालू यादव पूरे प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं और नब्ज पहचानते हैं, तो पिछले चुनाव में क्यों जानबूझ के गलतियां करते आ रहे हैं कि वो बिल्कुल हाशिए पे चले गए थे? देखिए, ये तो राजनीति का ये सत्य है कि हर कुछ चिरस्थायी नहीं होता है। आप गलतियों से अगर सबक सीखते हैं तो आगे की यात्रा आपकी बेहतर हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि हम सब यात्रा के दौरान बहुत सारी चीज़ों को सीखकर उन पर हम लोगों ने जो सुधार हम कर सकते थे, हम लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान उनको अपनाया। और आज जो एक पूरी तरह से चुनाव का जो हमारे अभियान का तरीका था, सुव्यवस्थित था, जहां सामाजिक संरचना, विकास और जो समूहों की उपेक्षा को लेकर एक समन्वय था, वो हमारे अभियान में दिखा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ कैसे आए, प्रबंधन के जरिए और वैसे नारों के जरिए जिससे समाज में एक डिवाइसिव एजेंडा के अनुरूप वातावरण बन सके। ठीक है, आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया यहाँ पर, राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन, आपने एक अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया, और ये सवाल न सिर्फ आपसे है, न सिर्फ आपसे है सवाल, बल्कि नलिन कोहली से भी है सवाल यहाँ पर। ये नलिन, और सवाल ये यहाँ पर राजीव जी, जिस तरह की कड़वाहट हमने देखी, चाहे पाकिस्तान हो या अगड़ा बनाम पिछड़ा हो, क्या ये नहीं कहा जाए कि आपने बिहार के सियासत को संभवतः हमेशा के लिए बदल दिया है, और बिहार की सियासत रसातल की तरफ गई है इस तरह की कड़वाहट की वजह से? नलिन, सबसे पहले आप बताएं। पहले ये जो भीड़ को लेके बात आ रही थी, पिछले प्रोग्राम में भी किसी और ने इस बात को रेज किया। मुझे बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि ये वोटर आते हैं और वोट दे रहे हैं। लोकसभा में भी बहुत भीड़ आई थी और मजाक उड़ाया जाता था, तो मुझे लगता है वोटरों का अधिकार है, आना चाहे नहीं आना चाहे, और वो अपना वोट देते हैं। आपके यहाँ भीड़ आती है, दिखाइए ना, किसने रोका है आपको? राहुल जी की एक सभा तो मुझे नहीं दिखी कम से कम जहां भीड़ दिखाए, और जहां भीड़ दिखाई वहां 15 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाए। दूसरी बात आपने जो कहा, कड़वाहट जो है, राजनीतिक रूप से कई चीजें कही जाती हैं लोकसभा में, इलेक्शंस में, लेकिन हर बार मैं देखता हूं ये नलिन, आप जानते हैं क्या है, राजनीतिक रूप पे नहीं है। जब आप पाकिस्तान के संवाद पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक तरह से लोगों पाकिस्तान का विषय पहली बार नहीं उठाया चुनाव में, आप सियासत को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। पूछ लीजिए, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे तो कम से कम कई ऐसे अवसर याद हैं जहां अगर आप पाकिस्तान की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मैंने पाकिस्तान की बात को चुनाव में आते हुए देखा है, सुना है, और आपके यहाँ इतने जर्नलिस्ट हैं वो भी याद कर पाएंगे। तो ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी बात जो है, ये जो कहना कि गिरता स्तर है, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। ठीक है, कभी कभी कड़वाहट आती है, राजनीतिक एक लड़ाई भी है। ये स्नेह तो है नहीं, कोई आपस में राजनीतिक स्नेह नहीं बांट रहा। बताइए राजीव रंजन, तक बात ले रहे हैं, राजनीतिक परोपकार है करेगा, जो भी बातें कहे वो अगड़ा बनाम पिछड़े का जो तीर है वो तो लालू प्रसाद यादव ने छिड़ा था ना। अगड़ा बनाम पिछड़े का तीर लालू प्रसाद यादव ने छोड़ा था, तो जाहिर सी बात है राजनीति परोपकार है नहीं। आप वैसी सादगी की उम्मीद, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद बीजेपी से तो कर नहीं सकते हैं फिर ऐसे में, जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए, क्या कोई दूसरी मिसाल आप दे सकते हैं जब किसी प्रधानमंत्री की जाति बताई गई हो इस देश में 65 वर्षों में? शायद कोई मिसाल आप नहीं दे पाएंगे अभिसार। प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ी जाति के थे, प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति के थे। प्रधानमंत्री जी ने देश में आरक्षण के सवाल पर जब मोहन भागवत जी ने बहस छेड़ी, उस पर नए तरह की अवधारणा उन्होंने रख दी। पूरे देश में दादरी से लेकर तमाम घटनाओं को मुद्दा बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने की। मुझे लगता है कि मुद्दों के सवाल पर जिस दिवालियेपन की शिकार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रही है, उसका शिकार उन्हें होना पड़ा, और अपने बिछाए हुए जाल में पार्टी और गठबंधन दोनों ही उलझ गए और दांव पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को लगा दिया।
प्रधानमंत्री जी का चेहरा पिट रहा है और ठीक है। उनके नेतृत्व में एनडीए की बुरी हार बिल्कुल तय है, जनता ठीक ने है। निर्धारित हमारे साथ आरजेडी से भाई वीरेंद्र यादव भी जुड़ नहीं, मैं गए इसमें हैं। कमेंट देना चाहूंगा। मैं आऊंगा नलिन, आपके पास क्योंकि आऊंगा, काफी मैं कड़वे आऊंगा शब्द नलिन, आपके कहे गए पास हैं आऊंगा। प्रधानमंत्री भाई जी। वीरेंद्र यादव जुड़ गए हमारे साथ आरजेडी से भी। नो भाई वीरेंद्र, वल्ली भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र नहीं, हमारे- नहीं। ठीक है भाई सुना वीरेंद्र जाए हमारे- एंकर साहब, भाई वीरेंद्र, नॉट भाई वीरेंद्र यादव, भाई ठीक है, वीरेंद्र। ठीक है भाई वीरेंद्र जी, ये बताइए 190 सीटों का दावा लालू कर रहे हैं, ये कहीं अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रहे हैं लालू जी? देखिए, लालू जी का जो आत्मविश्वास है वो एकदम सही है और 190 से 200 सीट महागठबंधन को आ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और 8 तारीख को रिजल्ट होना है, आपको भी पता चल जाएगा और प्रदेश के वासियों को भी पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। चलिए अगला सवाल नीलांजन। मेरा सवाल नलिन जी से है। नलिन जी, जीत हो या हार हो, भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सत्ता में है, एक सबसे बड़ा जो चैलेंज जो अभी सामने है वो एक जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो एक पूरा सोशल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, सिर्फ इस कैंपेन के चलते नहीं लेकिन पूरे देश में एक तरह से कन्फ्रंटेशन का एक माहौल हो गया है, ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल कन्फ्रंटेशन हो गया है, एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जिस सिविल सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग 1.5 साल पहले मोदी जी के कैंपेन और मोदी जी पे बहुत विश्वास बांध के रखे हुए थे, नारायण मूर्ति जैसे, किरण शाह मजूमदार, बहुत ऐसे लोग हैं। राष्ट्रपति ने भी कई बार, आरबीआई गवर्नर ने कहा, तो इस पूरे चीज़ में पूरा एक सोशल टेम्परेचर को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? नीलांजन जी के सवाल से पहले बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, जो राजीव रंजन जी ने कहा प्रधानमंत्री को लेके कह रहे थे, तो मुझे लगता है जातिवाद के स्रोत वाले जो लोग हैं वो जो है जातिवाद के ऊपर में टिप्पणी करे तो वो अपने आप ही में हास्यास्पद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ठीक है, उन्होंने अपनी बातें कही हैं, बौखलाए हुए हैं, क्यों नहीं बौखलाएं, क्योंकि ये एक अनहोली अलायंस हुआ है, अपॉर्चुनिटी का अलायंस है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि लालू जी और नीतीश जी साथ हो सकते हैं। नहीं, मगर एबीपी न्यूज का जो आंकड़ा है ना, उनको बौखलाने की वजह नहीं है नलिन। एबीपी न्यूज का जो आंकड़ा है उसमें उन्हें बौखलाने की जरूरत नहीं है, आपको बौखलाने की जरूरत है। टुडे चाणक्य का आप लेंगे तो बौखलाने वाली बात है। नहीं, मगर हम चर्चा, तो कोई अभी हम चर्चा एबीपी न्यूज नीलसन के आंकड़े पे कर रहे हैं। नीलांजन के सवाल का जवाब दीजिए। राजनीतिक बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, नीलांजन के सवाल का अब जवाब आइए, नीलांजन ने जो सवाल पूछा, देखिए, जो आप कहते हैं हर चीज का दायित्व, सरकार का एक दायित्व होता है, हम लोग कहते भी आए हैं, कह भी रहे हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पार्लियामेंट की चलाने की हो, सरकार की है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। तो पिछला सत्र क्लियरली वॉश आउट होना था, क्योंकि सत्र से पहले राहुल गांधी जी ने कहा हम चलने नहीं देंगे, नहीं चला। अब आ जाइए सोशली, जो कई लोग जो हैं आज, चाहे वो अवार्ड वापसी वाला केस चल रहा हो या कुछ चल रहा हो, कई लोग ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी विरोधी, प्रधानमंत्री विरोधी, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं नलिन? मैं समझ नहीं पा रहा। आप अगर पूरा सुनेंगे नहीं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, लेकिन आपकी तरह, अभी सर जी माफी चाहता हूं, आपकी तरह ऐसा नहीं हो ना कि सारी चीजें एक साथ कह दूं। मुझे इतना अवसर दीजिए, मेरे जवाब में आरबीआई गवर्नर पे भी जवाब आएगा। आदित्यनाथ हो, गिरिराज सिंह हो, ये फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है। आपको आदित्यनाथ जी पर भी कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 सवाल पूछिए ना और 15 जवाब लीजिए, मैं कहीं भाग नहीं रहा, लेकिन मुझे जवाब देने तो दीजिए अभिसार जी। नहीं तो आप सवाल पूछ लीजिए और अपना स्टेटमेंट कह दीजिए, वो भी आपका अधिकार है। जी, अब जवाब दीजिए जी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां छोड़ा मैंने। आपके चैनल का थोड़ा समय और लग जाएगा इस वजह से। तो मैं कह रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो घोर विरोधी रहे हैं, तो सोशल टेम्परेचर उन्होंने हमेशा बढ़ाने की बात की है, बढ़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपने अभी बात किया, नारायण मूर्ति जी हुए, किरण शाह मजूमदार जी हुए, उन्होंने अपनी बात रखी और उस बात को रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी में, क्योंकि उनको पार्टिसन व्यू से देखा नहीं जा सकता। अब आइए थर्ड, आरबीआई गवर्नर पे, जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं, उसी पूरे स्पीच में उन्होंने ये भी कहा, यदि आप साइकोलॉजी को कोट करते हुए उन्होंने कहा, यदि आपको लगता है कि कोई आपका अपमान कर रहा है तो आपको हर बात में अपमान दिखेगा। वो तो बिल्कुल इसके विपरीत है। नलिन जी, एक बार नहीं कहा है उन्होंने, दो बार कहा है। चौथी बात नलिन जी, एक बात मान लीजिए, आपको आरबीआई गवर्नर से भाग रहा हूं मैं, अगला नहीं, एक मिनट नलिन जी, आरबीआई गवर्नर पे। नलिन जी, जब आप
सत्ता में आने के बाद मेरे दोस्त खत्म कर दो नलिन मैं। जी सत्ता में आने के चौथी बाद बात कम से जो कम RBI भाजपा गवर्नर जान हो ले या कि वो कोई सत्ता और में हो, है, अपोजिशन जहां जैसा पर भी- काम नहीं अशोक करे। जी, मैंने खत्म नहीं किया, आप मुझे सत्ता point में खत्म आप करने सत्ता में दीजिए, आते हैं, अशोक, let me finish the point. आप सत्ता में आने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारा विरोध करते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। अरे अशोक जी, आपको रिपीट करना पड़ेगा, मुझे आपका ठीक सवाल है समझ नहीं आ रहा है, नलिन क्योंकि 20 मैं सेकंड में कुछ जवाब बोलने दीजिए, का फिर मुझे प्रयास ब्रेक पे कर जाना है। नलिन बोलिए। हाँ बोलिए नलिन। हाँ, तो मैं कह रहा हूं जो आरबीआई गवर्नर हो या कोई और हो, टॉलरेंस की बात कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टॉलरेंस की डिबेट में कुछ लोग हैं, आरबीआई गवर्नर की बात नहीं कर रहा, जो इनका इनटॉलरेंट रूप है, क्योंकि वो हमेशा ही बीजेपी के अगेंस्ट इनटॉलरेंट रहे। तो ये दो भागों में बटा है, भारत सरकार हो या बीजेपी, हम मानते हैं कि टॉलरेंस जो है संविधान में जो लिखा है उसी पर हमें आगे बढ़ना है। चलिए, मुझे उम्मीद है नलिन कि जो राष्ट्रपति मशवरा दे रहे हैं, आरबीआई गवर्नर मशवरा दे रहे हैं, उस पर काम होगा। प्राइम मिनिस्टर भी तो कह रहे हैं। अखिलेश जी, आपने प्राइम मैं आपका मिनिस्टर भी को प्रतिक्रिया सुना नहीं, लूंगा। लेकिन तो एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल बता रहा है कि 130 सीटें मिल रही हैं महागठबंधन को, 108 सीटें एनडीए को, मगर बावजूद इसके एक बहुत ही दिलचस्प पेंच फंसा हुआ है। और यह दिलचस्प पेंच संभवतः जो अंतिम आंकड़ा जो आप देखोगे 8 तारीख को, उस पर असर डाल सकता है। कैसे? आइए सीधे रुक करना चाहेंगे हम किशोर अजवानी का। किशोर जी, अभिसार, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से जिनसे बात हो रही है या जो विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीजेपी आगे रहनी चाहिए, उनका ये मानना है कि ये आंकड़ा और करीब होना चाहिए। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात देखने की ये है कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर या जो फासला है वो 5% से कम है। वो 50-60 सीटें हैं और उन 50-60 सीटों में 30-35 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए के खाते में डाली जा रही हैं और 20-25 ऐसी हैं जो यूपीए के खाते में डाली जा रही हैं। 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत का फासला 5% से कम है इस एग्जिट पोल में। इनमें से 30 से 35 एनडीए के खाते में है। तो अगर ये फासला और कम होना है तो यूपीए के खाते की जो 20-25 सीटें हैं वो भी एनडीए के खाते में जाएंगी, तब जाके फासला कम होगा। अगर एनडीए की सीटें इनमें से और कम हुई तो फासला और बढ़ जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो जहां अंतर कम है वो अगर सीटें पलटी तो फासला और कम होगा, ऐसा नहीं है। अंतर कम वाली सीटें जो हैं 5% से कम वाली सीटें 50 से 60 हैं, उनमें से 30 से 35 तो पहले ही एनडीए के खाते में डाली जा रही है एबीपी न्यूज निल्सन के सर्वे में। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहां पर, अगर आपने देखा संगीत से, किस तरह से 5% का फर्क, और वो 5% का फर्क एनडीए में जा रहा है। मगर अगर वो 20-25 सीटें पलट जाती हैं आरजेडी से एनडीए की तरफ, तो माहौल बदल सकता है पूरी। देखिए अभिसार, यह भी हमें देखना पड़ेगा जब हम एक सेकेंड, हाँ, तब पलटेगा। सारी हाँ, की सारी 20 से 25 सारी कैसे पलटेगी? 20 से 25 सीटें, मतलब तब माहौल सारी बदलेगा। 50 से 60 सीटें जो है वो सारी एनडीए के खाते में चली जाएं, तब जाके एनडीए आगे हो रहा है। अभिसार, ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक एग्जिट पोल से आया है, जिसमें 14% जो हम अन्य देख रहे हैं उसका हम आकलन नहीं कर रहे हैं। जो गैप है दोनों के बीच में वो 2% का गैप है, और ये 14% का गैप यदि शिफ्ट करता है तो वो डिसाइड करेगा कि किसके फेवर में हो सकता है। ये क्लीन स्वीप किसी भी पार्टी के फेवर में ये जा सकता है। मणिकांत ठाकुर, क्या मुकाबला इतना करीबी है कि तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है? या तो लालू की बात ही सही साबित हो जाए, या फिर जो टुडेस चाणक्य में आंकड़ा आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में इतना करीबी नहीं है कि एकदम से आपको लगे कि तस्वीर ही बदल गई। मुझे लग रहा है कि कमोबेश कहीं 2-4 आगे पीछे ये जो अंतर है, और अभी भी जो जिस जीत की बात हम लोग कर रहे हैं एबीपी की तरफ से कि 130 की बात है, तो 8 ही सीटों का फासला है। ये फासला ऐसा नहीं है जिससे आप ये अभी से दावा कर सकने की स्थिति में हो कि सरकार ही बन रही है। इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि अब ये जो अनुमान है, ये अनुमान इतना कम सीटों का है कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है और इससे पूरा फैसला भी बदल सकता है। ठीक है, शंकर अय्यर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर, सारी चर्चा जो है थर्ड फेज पे केंद्रित है। हम लोगों को थर्ड फेज की जब वोटिंग हुई उसके आगे पीछे क्या इंसिडेंट हुआ, क्या इवेंट हुआ, उसको पर भी ध्यान देना चाहिए। और उस वक्त हरियाणा में जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद में जो बयानबाजी हुई, और थर्ड फेज में उन जगह पे जब वोटिंग हुई, आप देखिए किन जिलों में वोटिंग हुई थर्ड फेज में, और उसका हम खामियाजा एनडीए भुगत रही होगी। दलित बाहुल इलाके थे वो। यस,
एक मिनट मैं जानना चाहूंगा शरू साहब, उन इलाकों के बारे में क्या आपको लगता है हरियाणा का असर पड़ा जो कि प्रतिबिंबित होता है एबीपी न्यूज के पोल? थर्ड फेज को शायद बीजेपी वाले ओवर रेट इसलिए कर दिए कि वो पटना प्रॉपर का था, वरना ये चीफ मिनिस्टर का भी होम टर्फ था, नीतीश कुमार का भी, और लालू यादव के दोनों बेटों का भी होम टर्फ था। छपरा सारण जिसको था वो भी था, जो कि यादवों का बहुल क्षेत्र है। तो हम पटना बैठ कर के ये कह दिया कि चूँकि अर्बन 3-4 सीटों पर बहुत डोमिनेशन था बीजेपी का, तो इसलिए कि थर्ड फेस उनका पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऐसी बात नहीं थी। थर्ड फेस में जो आप गौर कीजिए, देखिए नीतीश कुमार का जो टर्फ है, होम टर्फ था, लालू का, फिर इधर आरा भोजपुर जहाँ बेल्ट नक्सल लोग जो थे या उस टाइप का जो डोमिनेटेड एरिया था, जो डिवाइड किए वोट, जिसका फ़ायदा शायद महागठबंधन को मिला हो सकता है। नहीं, थर्ड फेज में मैं खुद गया हूँ और पटना की, जिसको भाजपा अपना गढ़ मान रही थी, पटना की जो चारों सीटें हैं, कुम्हरार, दीघा और पटना साहिब, और ये चारों सीटें जो है उसकी पूरी तरह से फंसी हुई थी। यहाँ तक कि नंदकिशोर यादव जो उनके लीडर पोजीशन रहे और जो सबसे मजबूत नेता है, जो 60,000 से ज़्यादा वोटों जीते थे, उनका चुनाव ऐसा बहुत टफ हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि थर्ड फेज खाली बीजेपी का फेज था, लेकिन बीजेपी ने उसको इस रूप में प्रोजेक्ट किया, इस रूप से प्रचारित किया जैसे उसी का इलाका हो। यही नहीं, पटना में मेरे ख्याल से वोटिंग भी बहुत कम हुई है। अगर इधर कहाँ से, एक बात याद रखना चाहिए, बीजेपी की जो अरिथमेटिक थी वो अदर कास्ट वोट्स पे केंद्रित थी, और जो इंसिडेंट्स हुए और जो पटना में जो हुआ, जो कायस नाराजगी जो शत्रुघ्न सिन्हा के संदर्भ में थी, वो नाराजगी पर इन पर हामी पड़ हुई। संगीता, किस तरह से देखा जाए, पटना में वोटिंग भी कम हुई, क्या बीजेपी ने सिचुएशन को मिसरीड किया थर्ड फेज में, और क्या हरियाणा के इंसिडेंट्स का वहां पर असर दिखाई दिया? देखिए, जब तीसरा फेज हुआ था, शंकर ने कहा कि हरियाणा का इंसिडेंट, उस समय तक तीसरे फेज तक तरह तरह के बयान आने लगे थे बीजेपी के नेताओं के, अलग अलग तरह के, और उस बयान को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। ये जो इलाका है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर पटना शहरी इलाका तो है ही, पढ़े लिखे लोग हैं, आरजेडी का यहाँ पे समर्थन काफ़ी रहा है। नीतीश कुमार का जो बेस है वो भी थर्ड फेज में ही था, वो इन्फ्लुएंस करेगा, सिर्फ नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास की भी चीज़ों का इन्फ्लुएंस करेगा। लालू यादव का इलाका था इसमें, मैं खुद उस इलाके में गई थी, वैशाली वगैरह में, और वहाँ पर मुझे लगा था कि ठीक समर्थन है महागठबंधन का, जब मैंने लोगों से बात की तो ये सारी चीज़ें मिलके जो इनका अपना सपोर्ट बेस था, कोर वोटर क्योंकि महागठबंधन का उसके साथ था उस इलाके में, और उसके अलावा जो बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी करी दादरी घटना के बाद, उन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदों के मुताबिक इस फेज को जाने नहीं। नलिन, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या दादरी, क्या दलित वाले मामले पर बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, क्या उसका असर आपको लगा थर्ड फेज पर पड़ा, जो कि दिखाई देता है एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में? एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, तो इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को मुझे लगता है कि आप बाद में बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, अगर विक्ट्री होने वाली है तो उसका मतलब है आप कहेंगे कि ये इश्यूज जो है भाजपा के पक्ष में गए थे। तो इन चीजों को इस आसान रूप से ना देखें, वेट फॉर द रिजल्ट्स, उसके बाद आप देखिएगा, और मुझे लगता है जैसे डिटेल में जाएंगे नई नई चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि दरअसल तीसरे फेज में आखिर मुद्दे क्या थे और उसमें आंकड़ा क्या आया हमारे एग्जिट पोल में। सबसे पहले मुद्दा देखते हैं। तीसरे चरण का चुनाव, 50 सीट, 53% वोटिंग। मुद्दा जो छाया रहा, तंत्र मंत्र और दाल। तो सीटें आपके सामने हैं, 13 बीजेपी, 37 जेडीयू प्लस, और मुद्दे थे तंत्र मंत्र और दाल। अखिलेश जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश, देखिए, बार बार एक अनहोली गठबंधन का जिक्र किया गया भाजपा के द्वारा। इनके अलावा दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई होली नहीं है। गठबंधन इनका इतना होली है जो कश्मीर में है, इतना होली गठबंधन है जो महाराष्ट्र में है, अतीत में भी मायावती के साथ हुआ। ये होली गठबंधन के नमूने हैं। है क्या कि पूरे चुनाव में माननीय मोदी जी ने कभी डेवलपमेंट की चर्चा नहीं शुरू की। शुरू करते हैं शब्दों से, लेकिन अंत में वो अपने कम्युनल एजेंडे पे आते हैं। चाहे गुजरात का चुनाव रहा, चाहे देश का चुनाव रहा, चाहे बिहार का चुनाव था। कहां से शुरू किए थे, कहां तक आ गए, तो वो सिर्फ पोलराइजेशन पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था उनका इस बार
कि बिहार में वो बहुत प्रयास किए, पूरे देश में प्रयास किए कि बिहार में पोलराइजेशन हो, अंत में पाकिस्तान तक को लाए। इनके बड़े फ्रेंडली रिलेशन होते हैं चुनाव के समय, पाकिस्तान, आतंकवाद और सांप्रदायिकता का सबका बड़ा सहारा ये लेते हैं। सबसे इन लोगों का बड़ा सहयोग इनको मिलता भी है इलेक्शनों में। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, इनके इन सारी चीजों को नकारा। अगर तमाम एग्जिट पोल्स की बात करें अखिलेश जी, तो उसमें एक एग्जिट पोल जो है वो क्लीन स्वीप दे रहा है एनडीए को। मेरा सवाल यहां पर ये, अगर वो सही साबित होता है, अगर एक मिनट के लिए मैं मानूं, तो क्या ये माना जाए कि जिसे हम पोलराइजेशन कह रहे थे, जिसे हम असहिष्णुता बनाने वाली सरकार या असहिष्णुता बढ़ाने वाले बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री कह रहे थे, इसका मतलब जनता ने उसे कबूल किया होगा? क्या आप मानेंगे इस बात को फिर कि जनता ने उस सोच को कबूल किया? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है। नहीं, हमें उम्मीद नहीं है। नहीं, देखिए जमीन पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, जमीन पे ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि बीजेपी को, और हम लोग काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएंगे। ये भी नहीं कि नेक टू नेक से। ठीक है। और राजीव रंजन, आप ये पूछ रहे हैं, ठीक है, जो असहिष्णुता पे तमाम लोगों का, मैं आऊंगा नलिन आपके पास। राजीव रंजन, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। राजीव रंजन, क्या आपके जहन में डर है कि ये तथाकथित ध्रुवीकरण जातियों के पूरे जो जाल को तोड़ देगा? या आपके जहन में डर है दो फाड़ कर देगा, और कहीं ना कहीं ये फिर उस क्लीन स्वीप की वजह भी बन कर सकता है जो एक एग्जिट पोल बता रहा है? देखिए, हम तो पूरी तरह से एनडीए का सुपड़ा साफ मान रहे हैं। एनडीए का काम बिहार की जनता ने तमाम कर दिया है। बिहार को जिस तरह से उन्होंने उलझाने की कोशिश की, जाति, धर्म और भाषा, ये तीनों कार्ड प्रधानमंत्री जी ने खुद खेले हैं। उन्हें बिहार की धरती का अंदाजा नहीं था। यहाँ तो जब भी आप इनके बीच आएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आक्रमणकारी की तरह आएंगे तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं मिलेगी। नलिन, और बिहार की जनता ने आप पढ़ नहीं पाए बिहार के एग्जिट वोटर को? एग्जिट पोल को बिहार के वोटर के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कोई मुद्दा नहीं है, और मैं क्या आप उसे सही तरीके से आंक नहीं पाए? 190 के करीब हम लोग सीटें जीतेंगे। इतना जरूर कहूंगा कि यही बिहार की जनता ने भाजपा एनडीए को बहुत अच्छा एक प्रदर्शन 2014 में दिया। तो अगर अखिलेश जी और राजीव जी की बात हम सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जनता टोटली कम्युनल है, उसके कोई डेवलपमेंट चाहिए। क्यों अपमान कर रहे हैं वोटरों का बार बार? मैंने 2014 में तो काला धन पर आप आए थे, सुनने भी तो सुन लीजिए, क्यों आप बीच में टोक रहे हैं? आप लोगों के सारे डायलॉग्स में सुन लेता हूँ, आप लोग डायलॉग शुरू कर देते हैं, मैं जवाब देता हूं तो आप बौखला जाते हैं। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही बौखला गए हैं राजीव जी आप लोग, और गुंडा राज अभी आई नहीं, और आपने तो चैनलों पे उसका एक उदाहरण दिखाना शुरू कर दिया क्या? एग्जिट पोल एक तरफ बिहार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुंडा राज अभी आई नहीं, जो पहले थी उसका आप उदाहरण चैनलों पे दिखा रहे हैं, दूसरे को बोलने तक नहीं देंगे। एक मिनट बात पूरी कीजिए अपनी नलिन। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बाकी अखिलेश जी ने एक अद्भुत बात कही थी, अखिलेश जी ने दो अद्भुत बातें कही थी। फिर मैं कह रहा हूं राजीव जी को देख लीजिए। राजीव जी ने तय कर रखा है कि मतलब उनकी जीत हो गई और पुराने जमाने की राजनीति वापस लानी है। ठीक है, बोलिए। खैर, अखिलेश जी ने दो अद्भुत बातें कही। अखिलेश जी ने एक बात कही कि मोदी जी हमेशा आते थे, बोलते थे और उनके मुंह से शब्द निकलते थे। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो बोलता और उनके मुंह से शब्द ना निकलता हो, लेकिन पता नहीं ये कहां से अखिलेश जी इस निष्कर्ष पे पहुंचे। अद्भुत बात थी। दूसरी बात उन्होंने कहा, होली अनहोली की बात, तीन नेता इस महागठबंधन में तीनों एक मंच पे नहीं आए, क्या एलर्जी उनको थी और उसको एक होली अलायंस मानते हैं। तो इसलिए ये बातें अब जनता के सामने सब आ गई है। 8 तारीख कितना दूर है? 8 तारीख को जनता का जो पूरा निर्णय है वो सबको पता पड़ जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि हम सब भारत के लोग हैं और कोई पराया नहीं है। ऐसा बयान अभी अभी मोहन भागवत का आया है। उनका यह कहना था कि माहौल बिगड़ने के आरोपों के बीच उनका यह बयान आया है कि सब भारत के लोग हैं, कोई पराया नहीं है। तो अहम जो है बयान है और विविधता हमारी पहचान है, ऐसा मोहन भागवत ने अपने इस बयान में कहा है। माहौल बिगाड़ने के आरोपों पर पहला बयान एक तरह से आरएसएस
प्रमुख के। कुछ कह रहे हैं आप शेष नारायण? ये नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली आरएसएस के चीफ ने भी जो जवाहरलाल नेहरू की लाइन है आइडिया ऑफ इंडिया को, उसको एक्सेप्ट किया और उसको स्वीकार किया। यही तो नेहरू कहा करता। पाकिस्तान जाने की जरूरत शायद किसी को नहीं है, ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं, तो कोई अटैची तैयार रखे हुए होगा। ठीक है, सवाल ये किस तरह से आप देखते हैं मोहन भागवत के इस बयान को? कंचन, देखिए, अब एक बयान को लेकर उसको हम लोग चर्चा करते रहे तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैं इतना कहूँगा, अभी तक यहाँ पे जो चर्चा हुई है कि इस चुनाव के दौरान बिहार की जो बिहार में जातिवाद, धर्म के नाम पर बहस, ये सब ऐसे कि ये इस चुनाव के दौरान हुआ है या इस चुनाव के प्रचार के दौरान हुआ है। बिहार में जातिवाद इतना इन्वेस्टेड है कि पूरी कैलकुलेशन चुनाव शुरू होने के पहले से ही जातिवाद के आधार पर था, और आज ये कहना कि चुनाव प्रचार के दौरान में जातिवाद सामने उभर कर आया है, ये बेकार की बात है। इसी पे मैं रिएक्शन लेता हूं भाई वीरेंद्र सिंह से। ये बताइए आप, क्या ये ना माना जाए कि अगर आपको हार का सामना करना पड़ता है भाई वीरेंद्र, तो एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आपकी जातीय समीकरण के सामने तो एनडीए का कोई मुकाबला ही नहीं था एक तरह से। ऐसा है, हार मानने को मैं तैयार ही नहीं हूं। अगर मगर कुछ नहीं है, हमारा महागठबंधन की सरकार बन रही है और जो आशा किए थे उससे ज्यादा सीटें आ रही है। इसलिए अगर मगर का कोई मामला नहीं है, हमारी सरकार बन रही है और हमारे जो वादे थे उसको हम जनता के बीच में पूरा करने का काम। राजीव रंजन, आप बताइए, क्या ऐसे में यह साबित हो जाएगा कि जातीय जो पूरे समीकरण है वो बिखर गए हैं हमेशा के लिए, अगर नतीजे आपके मुताबिक नहीं होते हैं तो? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में जातीय राजनीति करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसको विफल किया है, और बिहार की जनता ने विकास के लिए वोट किया है। विकास उनका जिनके पास विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी। तो विकास का जो ये फलसफा है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहुंचाने का काम किया, और लालू जी बराबर उपेक्षित समूहों के सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर माने जाते रहे हैं। तो ये दो जो महाशक्तियों का मिलन है, इसके सामने एनडीए की चुनौती पूरी तरह से बेअसर रही, और नरेंद्र मोदी जी को सामने रखकर एक ऐतिहासिक भूल एनडीए ने किया है। अब पूरे देश में उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर गोलबंदी शुरू होगी। ठीक है, बिहार का परिणाम तय हो गया। अब देश की राजनीति में भाजपा का क्या होगा, ठीक है, भाजपा को तय करना। अब जैसा कि हमारा ये आंकड़ा बता रहा है कि 130 सीटें यहां पर मिल रही हैं जेडीयू को, मगर जो तमाम बड़े चेहरे थे इस चुनावों में, चाहे लालू प्रसाद यादव, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन सब पर क्या असर पड़ने वाला है उसकी भी हम विस्तृत समीक्षा करेंगे।